नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम ताम्रपाषाण काल पूरा पढ़ चुके थे और आज हमारा नया टॉपिक होगा महापाषाण काल, है ना। ये भी पाषाण काल का एक पार्ट ही है। पाषाण काल में हम कई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे पाषाण काल अकेला खुद एक टॉपिक है। उसके अलावा फिर धातु युग प्रारंभ होता है भारत में पहली बार, जिसमें ताम्र पाषाण काल आता है, यानी कि पत्थर के उपकरणों के साथ साथ धातु के उपकरण यानी कि तांबे के उपकरण भी प्रारंभ होते हैं। कहीं कहीं कांस्य का भी उपयोग देखने को मिलता है ना। और उसके बाद जो है हम महापाषाण काल को पढ़ते हैं, है ना। महापाषाण काल जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एक पाषाण काल का ही एक छोटा सा हिस्सा है। मैं बात करूं, आज की जो क्लास रहेगी वो महापाषाण काल के बेसिक परिचय पे और विशेषताओं पे रहने वाली है, और इसका जो कुछ थोड़ा बहुत जो प्रसार क्षेत्र है वो हम कल देख लेंगे। और कल जो है हमारा महापाषाण काल पूरा हो जाएगा और फिर हम परसों से और हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता पर आ जाएंगे, जो कि हमारा दिलचस्प टॉपिक है। और ये जो उबाऊपन वाला टॉपिक था ये हमारा पूरा हो जाएगा। वैसे मैंने कोशिश मेरी ये रही है कि आपको पाषाण काल बिल्कुल आसान भाषा में और आपको अच्छे से समझ में आए, पूरा एकदम आसान भाषा में और बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करके आप तक भेजा है। जितना हो सका उसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। कहीं पे मैप भी बनाया, एक छोटा सा मैप भी मैंने इस्तेमाल किया था, है ना। और विशेष रूप से मैंने डायग्राम बनाकर जो उसका सरलीकरण रूप आपके सामने पेश किया वो आपको सबसे अनूठा लगा होगा, क्योंकि किसी भी पुस्तक में आपको इस प्रकार से विवरण देखने को नहीं मिलेगा। पुस्तक की क्या, आप YouTube पे यदि सर्च मार के देखोगे ना तो आपको अन्य किसी चैनल पे भी और इस प्रकार का मामला आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इतना सिंप्लीफिकेशन किया हो कि कौन सा स्थल किस जिले में भी है, जैसा हमने जोरवे संस्कृति के अंतर्गत पढ़ा था। इतना सिंप्लीफिकेशन आपको सहज ही देखने को नहीं मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफिकेशन मैं है जो आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपकी भी मेरे हिसाब से कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस चैनल को अपना ही चैनल समझें, किसी दूसरे का चैनल नहीं है, हम आपके हैं। तो ये जो चैनल है वो भी आपका ही है, तो आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों के साथ है जो भेजें, है ना। क्या पता आपके द्वारा भेजा गया एक सब्सक्राइबर किसी की ज़िंदगी बना दे। क्या पता कोई बंदा इसलिए अभी बैठा हो कि उसके पास पैसा नहीं है, वो किसी का कोर्स परचेज करे, है ना। कोर्स परचेज करने की ताक में बैठा हो और उस समय मान लो आपने इसका लिंक उसके पास भेज दिया, तो चूंकि मैं पूरा सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम करवाने वाला हूँ तो उसके 8-10 हज़ार रुपये बच जाएंगे। और क्या पता वो ढंग से पढ़ ले, नौकरी लग जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी में आपका सहयोग भी होगा कि उसने मुझे लिंक शेयर किया था। वो नहीं बताता तो क्या पता मैं दूसरी जगह से पढ़ता और क्या पता मेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्या पता 8-10 हज़ार मेरे फालतू चले जाते, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका भी एक यज्ञ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मान लो आपके द्वारा भेजा और किसी ने देख लिया और किसी को नौकरी मिल गई, तो वो उसको नौकरी नहीं, उसके पूरे परिवार को है जो रोजी रोटी मिल जाएगी, उसके संतान को मिल जाएगी। तो कम से कम 3 पीढ़ियां सुधरती हैं यदि एक को जॉब मिलती है ना, तो कम से कम आर्थिक रूप से वो परिवार इतना सशक्त हो जाता है कि उसकी 3 पीढ़ियां संवर जाती हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी यदि आप किसी को शेयर करते हैं और वो सामने वाला उसका सदुपयोग कर लेता है तो। और मुझे नहीं लगता कि आप यदि शेयर करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला है ना। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी समझ के और आप शेयर कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहें तो खुद भी है जो सब्सक्राइब ना करें तो भी चलेगा, क्लासेस ज़रूर देख लेना, ये आपके हित में रहेगी, पक्का रहेगी, है ना। अब आप नैतिक जिम्मेदारी समझें तो शेयर करना, ठीक है। हम आते हैं सीधे महापाषाण काल की ओर, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा महापाषाण काल, है ना। महापाषाण काल, अंग्रेजी में इसको हम मेगालिथिक एज पढ़ते हैं, मेगालिथिक एज पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए, ये जो महापाषाण काल है, इस महापाषाण काल में हम आज जो देखने वाले हैं
या इस संपूर्ण जो काल है इसमें जो हम देखने वाले हैं वो हम क्या क्या देखेंगे। देखिए देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम इसका एक बेसिक परिचय देखेंगे। बेसिक परिचय तो हम कोई भी टॉपिक हो उसका परिचय किए बिना हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक उसका हमें एक बेसिक नॉलेज पता नहीं होगी तो हम उसके मूल फंडामेंटल्स समझ नहीं सकते, है ना। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इसका परिचय करें। परिचय के बाद में हम इसका थोड़ा सा जो है कालक्रम देख लेंगे। कालक्रम हम परिचय में ही देख लेंगे, है ना। कालक्रम हम देखो परिचय में हम क्या देखेंगे, एक तो इसका अर्थ देख लेंगे, एक तो इस शब्द का अर्थ देख लेंगे, और एक इसका हम जो है कालक्रम देख लेंगे। ठीक है, क्या देख लेंगे, कालक्रम देख लेंगे, है ना, कालक्रम देख लेंगे। फिर हम दूसरे नंबर पे हम इसकी जो है विशेषताएं देख लेंगे, है ना। विशेषताएं क्या क्या हैं इस काल की वो देख लेंगे। और फिर तीसरे बिंदु के रूप में हम जो आकर और जो है हम इसका प्रसार क्षेत्र देख लेंगे, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, बहुत जल्दी हम पूरा भी कर लेंगे। प्रसार क्षेत्र जो है हम इसका देख लेंगे तीसरे बिंदु के रूप में। ठीक है, तो इन 3 डायमेंशंस पर हम बात करते हुए और महापाषाण काल को हम कंप्लीट पढ़ लेंगे, है ना। और इसी के साथ हमारा पाषाण काल का जो संपूर्ण मामला है, इंटीग्रेटेड स्टोन एज, वो हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम आते हैं सीधे परिचय में। आप है जो परिचय में आप हेडिंग जमा के और इसमें लिखना प्रारंभ करेंगे। मैं भी लिखूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ कि आखिर इस शब्द का अर्थ क्या है, महापाषाण या मेगालिथिक एज का मामला है क्या। देखो महापाषाण जो है ना, ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी कहें या उसको ग्रीक कहें या उसको हम ग्रीस कहें। देखो ग्रीक और ग्रीस ये तो अंग्रेजी के जो वर्ड हैं उनको पढ़ने का, उच्चारण करने का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। कुछ लोग तो सी को कै भी पढ़ लेते हैं, कुछ से पढ़ लेते हैं। उस हिसाब से ग्रीस भी पढ़ते हैं, ग्रीक भी पढ़ते हैं। और ग्रीस हो या यूनान हो, बात एक ही देश के 2 नाम हैं जो कि भाषा के चलते अलग अलग बोले जाते हैं। ठीक है, तो महापाषाण जो है ये ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द हैं, एक है मेगास और एक है लिथो। मेगास का जो अर्थ होता है वो होता है विशाल, है ना, विशाल। और लिथो का अर्थ होता है पाषाण, है ना, पाषाण। अर्थात मेगालिथ, मेगास धन लिथो, इसके मिलकर बनता है मेगालिथ, जिसका अर्थ होता है विशाल पाषाण, यानी कि बड़े बड़े पत्थर के जो टुकड़े क्या कहेंगे उनको, तो मतलब विशाल चट्टान टाइप की हो गई, उनको हम महापाषाण कहते हैं ना। ठीक है, तो मैं इस अर्थ में यहाँ पे लिखना प्रारंभ करूंगा। आप है जो अलग से परिचय डाल के 1 नंबर पे और उसमें भी अर्थ डाल कर उसमें लिखना प्रारंभ करना। मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप आपके रजिस्टर में अच्छे से लिखना, ताकि आगे आप जब उसका पढ़ोगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा महापाषाण, महापाषाण शब्द को अंग्रेजी में मेगालिथ लिखते हैं। मेगालिथ लिखते हैं। ठीक है, मेगालिथ लिखते हैं। अब मेगालिथ जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। ये जो मेगालिथ है ये मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यह शब्द मेगालिथ है ना, यह शब्द ग्रीक या यूनानी, है ना, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसको यहाँ तक ला रहा हूँ ना, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर
मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक तो है मेगास, सॉरी ई आएगा, ठीक है, मेगास, सॉरी सॉरी, मेगास, ठीक है, मेगास। और जिसका अर्थ होता है, मेगास का अर्थ क्या होता है? विशाल, है ना, मेगास का अर्थ होता है विशाल, ठीक है। और मेगास, है ना। और एक होता है हमारे लिथो शब्द जो है, एक होता है लिथो, है ना, एक आएगा लिथो शब्द, ठीक है। तो LITHO, ठीक है, लिथो। लिथो शब्द का अर्थ होता है पाषाण, है ना, पाषाण होता है, ठीक है। लिथो शब्द का अर्थ होता है पाषाण। ये मेगास, ME। हाँ, ये प्यारे विद्यार्थियों आप थोड़ा इंग्लिश देख लेना, मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, ये पता नहीं ई आएगा या ए आएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ए ही ठीक रहेगा। मेगास बोलते हैं इसको ना, मेगेस नहीं है, मेगास है, ठीक है। मेगास का मतलब विशाल और लिथो का मतलब पाषाण, है ना। तो इस प्रकार से इसका क्या अर्थ हो जाएगा? विशाल पाषाण या महापाषाण, है ना, इस प्रकार से निकला है ना। दो शब्दों से मिलकर बना है, मेगास जिसका अर्थ होता है विशाल और लिथो जिसका अर्थ होता है पाषाण, है ना। अर्थात, अर्थात मैं यहाँ पे लिखूंगा, अर्थात इन शब्दों का अर्थ, इन शब्दों, अर्थात इन शब्दों का अर्थ, अर्थात इन शब्दों का अर्थ होता है, होता है महापाषाण, है ना। इन शब्दों का क्या अर्थ निकला फिर? महापाषाण निकला, ठीक है, महापाषाण निकला। इस प्रकार से ये जो है महापाषाण शब्द का प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है। अब इसको हम महापाषाणिक संस्कृति क्यों कहते हैं? मतलब दक्षिण भारत में, हमारे अधिकतर दक्षिण भारत में ये पनपी थी महापाषाणिक संस्कृति, है ना। वैसे उत्तर भारत में भी थी और मध्य भारत में भी थी, प्रसार क्षेत्र में हम देखने वाले हैं कहाँ कहाँ थी, लेकिन दक्षिण में अधिक थी। तो हम उन स्थलों को महापाषाणिक संस्कृति का नाम देते हैं जहाँ से हमें विशाल पत्थरों से ढकी हुई कब्रें मिली हैं, उन स्थानों को हम महापाषाणिक संस्कृति नाम देते हैं, है ना। तो इस बात को हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों कि वे स्थान, वे स्थान जहाँ से, वे स्थान जहाँ से विशाल, वे स्थान जहाँ से विशाल पत्थरों से, पत्थरों से ढकी, पत्थरों से ढकी हुई कब्रें, पत्थरों से ढकी हुई कब्रें मिली हैं, पत्थरों से ढकी हुई कब्रें मिली हैं, उन स्थानों को, उन स्थानों को, उन स्थानों, उन स्थानों को, उन स्थानों को महापाषाण काल, महापाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। उन स्थानों को महापाषाणिक, उन स्थानों को महापाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है या महापाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। महापाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है, उन स्थानों को महापाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। और ये जो महापाषाण थे
ना, ये जो पत्थर जो थे, विशाल पत्थर या महापाषाण, ये तरासे गए पत्थर थे, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ये महापाषाण, ये महापाषाण तरासे गए थे, है ना, तरासे गए थे। तरासे गए मतलब मतलब छेनी और हथौड़ी की चोट देकर और उनको काटा गया था, इस प्रकार से तरासा गया था इन महापाषाणों को। ठीक है, तो ये जो बात रही हमारी, ये शब्द के अर्थ में आ गई, और किस प्रकार से हमने इसको महापाषाणी संस्कृति नाम दिया, वो बात मैंने यहाँ पे आपको समझा दी अच्छी तरीके से। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, महापाषाण जो शब्द बना वो अंग्रेजी के मेगालिथ का हिंदी रूपांतरण है। मेगालिथ जो है, ये जो शब्द निकल के आया है वो यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से निकल कर आया है। दो शब्द कौन कौन से हैं? मेगास है जिसका अर्थ होता है विशाल, और लिथो जिसका अर्थ होता है पाषाण। लिथो में भी एस यहाँ पे कई जगह मिलता है, लिथोस भी मिलता है और लिथो भी मिलता है। एस भी आप लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी एस लगा सकते हैं, लिथो, है ना, लिथोस, है ना। तो महापाषाण, ये इसका मेगास का मतलब विशाल, पाषाण, लिथो का मतलब पाषाण। इस प्रकार से इसका अर्थ क्या बनेगा? महापाषाण बनेगा। ठीक है, अर्थात महापाषाणी संस्कृति किसे कहा गया फिर? कि वो स्थान जहाँ से ऐसी कब्रें मिली हैं जो विशाल पत्थरों से ढकी हुई थी, है ना, उन स्थलों को हम महापाषाणिक संस्कृति नाम देते हैं। ये हमारा परिचय में, और जो पहला पॉइंट था अर्थ वाला, ये हमारा विद्यार्थियों यहाँ पे पूरा हो जाता है। ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं विद्यार्थियों सीधे कालक्रम की ओर चलते हैं, आखिर इसका कालक्रम क्या था। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए कालक्रम, और मैं भी यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ कालक्रम। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ हेडिंग डालना चाहूँगा कालक्रम, ताकि जो कालक्रम की बातें हैं वो हमारी इसी स्लाइड पे आ जाएं और हमें अगली स्लाइड पे नहीं जाना पड़े। ठीक है, तो कालक्रम में मैं पहले आपको कुछ थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ विद्यार्थियों। देखो, कालक्रम जो था ये हमारा एक तरीके से संक्रमण फेज था दो कालों के बीच का। कौन कौन से वो दो काल थे? एक तो था हमारा ताम्रपाषाण काल, और एक था हमारा इससे पहले का जो काल था ना, ताम्रपाषाण काल था। हाँ, ताम्रपाषाण काल और लोह काल, दोनों के बीच का जो है ये संक्रमण क्षेत्र माना जाता है ना। ताम्रपाषाण काल और लोह काल के बीच का जो है संक्रमण क्षेत्र जो है इसको माना जाता है, सॉरी। ठीक है, और इसकी जो यहाँ से जो हमको स्थल मिले हैं ना, उन स्थलों में और इस संस्कृति का जो काल रहा है वो भिन्न भिन्न रहा है प्यारे विद्यार्थियों, है ना। क्या रहा है? भिन्न भिन्न जो है इसका काल रहा है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, और मैं बताना चाहूँ तो इसका जो भिन्न भिन्न कैसे रहा है, जैसे उत्तरी भारत में इसका काल अलग रहा है, मध्य भारत में जो है इसका काल अलग रहा है ना। उत्तरी भारत में अलग, मध्य भारत में अलग, और जो है हमारा क्या नाम से दक्षिणी भारत में जो है इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो अलग रहा है ना। जैसे मैं बात करूं उत्तरी भारत में जो हिमालयन क्षेत्र में जो था महापाषाण काल, वो हमारे नवपाषाण काल के ठीक बाद शुरू हो गया था। कब शुरू हो गया था? नवपाषाण काल के बाद शुरू हो गया था। लेकिन हम मध्य भारत में आते हैं, विंध्यन क्षेत्र की ओर आते हैं, तो विंध्यन क्षेत्र में जो नवपाषाण काल है वो विंध्यन क्षेत्र में जो महापाषाण काल है वो हमारा स्टार्ट हुआ था, मतलब जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी उसके बाद शुरू हुआ था, है ना। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बाद शुरू हुआ था। और हम बात करें दक्षिण भारत की, बात करें जो दक्षिण भारत था उसमें दक्षिण भारत में जो था तो ये लोह काल जो चला, लोह काल अभी आगे आने वाला है, लोह काल, है ना। तो लोह काल के साथ साथ यह संस्कृति दक्षिण भारत में चली थी, है ना। तो लोह काल के साथ साथ यह दक्षिण भारत में यह संस्कृति चली थी। ठीक है, तो देखो उत्तरी भारत में इसका काल अलग, मध्य भारत में इसका काल अलग, दक्षिण भारत में इसका काल अलग अलग रहा था ना।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह एक ट्रांजिशनल फेज था और इसका भारत में अलग अलग समय में इसके प्रसार क्षेत्र रहे हैं, या ये संस्कृति अलग अलग टाइम पे और अलग अलग क्षेत्रों में पनपी है ना। तो ये किसके बीच का संक्रमण क्षेत्र था, तो मैं आपको बताऊं, मैंने अभी इसका जो संक्रमण क्षेत्र था वो थोड़ा सा मुझे लगता है गलत बोला था। मैंने आपको बताया था कि ये जो काल है वो ताम्रपाषाण काल और लौह काल के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। दरअसल लौह काल तो भी आया ही नहीं है, तो बीच का संक्रमण क्षेत्र नहीं, ये था हमारा ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण क्षेत्र माना जाता है ना। तो थोड़ा सा उसको आप ठीक मानना है ना, मतलब बोला हूँ मैं उसको, मैं यहाँ पे सही जो मतलब सही क्या है वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस पे आप फोकस करना, ठीक है। जो अभी मैंने थोड़ा पहले बोल दिया था वो थोड़ा सा एक सिली मिस्टेक थी, ठीक है। देखिए सही क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल व ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल, मध्य का संक्रमण काल नवपाषाण काल व ताम्रपाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल महापाषाण काल कहलाता है। महापाषाण काल कहलाता है, ठीक है। क्या है? नवपाषाण काल व ताम्रपाषाण काल के मध्य का जो संक्रमण काल है प्यारे विद्यार्थियों, वो महापाषाण काल कहलाता है ना। इन दोनों के बीच का संक्रमण काल है नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बीच का, ठीक है। इसको आप काफी अच्छे से ध्यान रखें। और मैं बात करूं तो महापाषाण काल का जो कालक्रम है वो विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। ये बात मैं यहाँ पे नीचे लिखना चाहूँगा। मैं लिखना चाहूँगा कि इसका कालक्रम, इसका का मतलब महापाषाण काल का ना, महापाषाण काल का कालक्रम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वही होगा। इसका कालक्रम, इसका कालक्रम विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न देखने को मिलता है, भिन्न भिन्न देखने को मिलता है, ठीक है। इसका कालक्रम विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। में लगा देते हैं यहाँ पे, ये हमसे छूट गया था, ठीक है। इसका कालक्रम विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या इसका मतलब कैसा कैसा विस्तार था, इसको हम लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे हमारी बात पूरी आएगी नहीं, तो हम इसको मिटा के और हम अगली स्लाइड के रूप में उसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको उतारिए, ठीक है। मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो काल था, जैसे उत्तरी भारत में हम देखते हैं मतलब ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर में हिमालयन क्षेत्र, वहाँ पे नवपाषाण काल के बाद में ही और महापाषाण काल आरंभ हो गया था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जैसे एक नंबर डाल के हम लिखें तो हिमालयन क्षेत्र की बात करें, हिमालयन क्षेत्र, ठीक है। हिमालयन क्षेत्र ये जम्मू कश्मीर वाला मामला आ जाएगा, J&K आप लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर वाला ना। हिमालयन क्षेत्र में महापाषाण काल की जो शुरुआत हुई थी वो नवपाषाण काल के बाद शुरू हुई थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति
महापाषाणिक संस्कृति नवपाषाण काल के बाद, नवपाषाण काल के बाद पनपी थी। ठीक है, कब पनपी थी? इस क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति नवपाषाण काल के बाद पनपी थी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई हिमालयन क्षेत्र की। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं थोड़ा सा रेड पेन से लिखूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे नंबर पे इसको भी मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। आप भी सोच रहे होंगे क्या सर ऐसे बार बार लिख रहे हो, मिटा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे हम लिखेंगे विंध्यन क्षेत्र, है ना, विंध्ययन क्षेत्र ना। विंध्यन क्षेत्र जो है वो एमपी में ज़्यादा है, यूपी वगैरह में भी है, तो हम इसको मतलब एक ज़िले में नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे कोई एक स्टेट में नहीं है तो यहाँ पे हम कोई नाम नहीं लिखने वाले हैं, है ना। तो विंध्यन क्षेत्र में कब प्रारंभ हुआ था? इस क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति जो है ताम्रपाषाण काल के बाद पनपी थी, है ना। ये बात है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति, इस क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति ताम्रपाषाण काल के बाद पनपी थी। कब पनपी थी? ताम्रपाषाण काल के बाद पनपी थी। ठीक है, ताम्रपाषाण काल के बाद पनपी थी। ठीक है, एक ये मामला हो गया। तीसरे नंबर पे हम बात करें दक्षिणी क्षेत्र की, है ना, दक्षिणी क्षेत्र, तीसरे नंबर पे हम बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण क्षेत्र में यह जो संस्कृति थी विद्यार्थियों, ये लौह काल के साथ साथ चली थी, है ना, लौह काल के साथ साथ चली थी। इस क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति इस क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति लौह काल के साथ साथ चली, लौह काल के साथ साथ चली, लौह काल के साथ साथ चली थी, है ना, लौह काल के साथ साथ चली थी। कारण क्या था कि दक्षिण भारत में जो हमारी ताम्रकांस्य संस्कृति थी वो आई ही नहीं। ताम्रकांस्य संस्कृति के स्थान पर सीधे महापाषाण संस्कृति आ गई थी यहाँ पे, है ना। तो हम ये बात को लिखना चाहेंगे यहाँ पे कि दक्षिण में यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ताम्रकांस्य संस्कृति के स्थान पर, ताम्रकांस्य संस्कृति के स्थान पर, ताम्रकांस्य संस्कृति के स्थान पर सीधे ही महापाषाणिक संस्कृति आई थी या पनपी थी। महापाषाणिक संस्कृति पनपी थी, है ना। इस कारण ये जो है दक्षिण में महापाषाणिक संस्कृति जो थी वो लौह काल के साथ साथ चली थी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रसार क्षेत्र की हम बात जो हम करेंगे
वो हम इतना ही करेंगे। यहाँ से कंसेप्ट बेस्ड सवाल बहुत बढ़िया आता है, इसलिए आपको काफ़ी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्र था, मतलब हिमालयन क्षेत्र में तो महापाषाण संस्कृति कब चली, इस प्रकार नवपाषाण काल के बाद पनपी थी, यहाँ पे लिख देंगे वो कि ताम्रपाषाण काल के बाद पनपी थी, तो हमारी लाइन गलत हो जाएगी, है ना। इसलिए आपको विशेष रूप से ये जो लाइन है ये विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है ना, और ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये जो तीनों कालों की मैंने बात की है विद्यार्थियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कंसेप्ट बेस्ड सवाल जो बनता है वो यहाँ से बनता है, ठीक है। इसके जो अर्थ था, शब्द का अर्थ, वहाँ से कोई सवाल नहीं बनता, वो तो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए टॉपिक को समझने को लेकर, इसलिए हम है जो उसका परिचय हम करते हैं, वरना परिचय से अधिकांशतः सवाल नहीं बना करता, ठीक है। सवाल कहाँ से बनता है, यहाँ से एक सवाल बन सकता है, वरना इसकी विशेषताएं, वहाँ से सवाल बनता है, प्रसार क्षेत्र से सवाल बनता है ना। तो सबसे ज़्यादा सवाल विशेषताओं से बनता है, यहाँ से भी बनता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार से इसकी विशेषता ही है। तो हम ये परिचय वाला जो पॉइंट था वो हम पूरा कर चुके। आज हम अब अगला टॉपिक हमारा इसकी विशेषताओं पे आते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो हम इसको मिटाते हैं और हम हेडिंग डालते हैं महापाषाण काल की विशेषताएं, ठीक है। आप भी है जो इसको उतार लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हेडिंग डाल दो विशेषताएं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या आपको अच्छे से समझ में आता है? क्या मेरी लेख आपको अच्छे से समझ में आती है? यदि इस लेख में कुछ सुधार करना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें कि सर लेख में थोड़ा सुधार कीजिए, या जो ये मैं कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ पेन के, उन कलरों में यदि कुछ परिवर्तन करना हो, दिखने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, है ना, तो आप ज़रूर बताएं, है ना, ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर क्वालिटी और बेहतर कंटेंट दोनों उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे विशेषताएं, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग डालना चाहूँगा विशेषताएं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या क्या इसकी विशेषताएं रही वो हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो विशेषताएं रही थी, एक तो यहाँ पे लोहे का जो इस्तेमाल था वो पर्याप्त मात्रा में किया गया था ना, भरपूर किया गया था खूब। जैसे एक नायकुंड नहीं है, सॉरी, महाराष्ट्र का एक स्थल है, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा है, अभी मैं याद आएगा तो लिखाऊंगा, वरना फिर कल देखेंगे। नायकुंड ही है शायद, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, नायकुंड ही है। तो जो महाराष्ट्र का जो नायकुंड है वहाँ से हमको लोहे के काफ़ी सारे साक्ष्य मिले हैं इस काल के, है ना, नायकुंड से, है ना। तो क्या क्या मिले हैं यहाँ से मैं जैसे आपको बताऊं तो एक लोहे का लोहे की बूटी से सजा हुआ एक बैल मिला है ना। इसके अलावा त्रिशूल मिला है ना, त्रिशूल मिला है, और क्या नाम से त्रिशूल मिला है, भाला मिला है ना, और तीर मिला है ना। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं, लोहे की हैं सारी, और एकदम शुद्ध लोहा है ये, है ना। इसके अलावा एक दूसरा स्थल मिलता है दक्षिण में ही, महुरझारी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, महुरझारी, ठीक है। महुरझारी की क्या विशेषता है विद्यार्थियों? महुरझारी से हमको जो है एक इस्पात की कुल्हाड़ी मिलती है ना, इस्पात की कुल्हाड़ी, इस्पात कहें या स्टील कहें, इस्पात की कुल्हाड़ी मिलती है। और यहाँ से महुरझारी से ही हमको एक घोड़े के कंकाल मिला है ना, घोड़े का कंकाल मिला है जिस पर घाव के निशान हैं। और इसके अलावा अन्य शव भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, उन शवों पर भी घाव के निशान हैं। तो ये घाव के निशान स्पष्ट बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई युद्ध हुआ होगा, यानी कि युद्ध के सीधे प्रमाण हमको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, है ना, सीधे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इसकी और भी कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ से जो कब्रें मिली हैं वो कब्रें ऊंचे टीले पर थी, है ना, ऐसे सामान्य स्थल पर नहीं थी, ऊंचे टीले पर थी, है ना।
आज भी हम देखते हैं कि जो हमारी जो जलान, हम जिस मुर्दे को जिस जगह पे जलाते हैं, जिसको हम मरघट बोलते हैं या अंतिम अंत्येष्टि स्थल बोलते हैं, वो लगभग ऊंचे टीले पर ही बना होता है ना। ऐसे एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ मैं, ये वाली बात हर जगह परफेक्ट नहीं है, हो सकता है आपके कहीं पे नीचे में हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ऊंचे में है। और भी मैं जितने भी गाँव में गया हूँ वहाँ पे मैंने ऊंचे पर ही देखा है। तो ये लोग भी अपना जो समाधि स्थल थे या जो इनकी कब्रें जो मिली हैं वो ऊंचाई पर मिली हैं, बजाय के इनके जो आवास स्थल थे वो समतल मैदानों पर मिले हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से इनकी विशेषताएं रही हैं। मैदानों जो समतल मैदान के पास में जो आवासीय स्थल थे, वहाँ से कुछ गुफा मतलब चित्रकारी, गुफा चित्रकारी के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। लकड़ी से ये मकान बनाते थे ये लोग, है ना। और इनके जितने भी जो ये जो संस्कृति बसी हुई थी, महापाषाणी संस्कृति, वो व्यापारिक जो मार्ग थे उनके किनारे पर बसी हुई थी, है ना। इस प्रकार से इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं रही हैं। पशुपालन भी करते थे, कृषि से परिचित थे। तो ये सारी बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्यार्थियों, ठीक है। तो मैं पहली जो इसकी विशेषता लिखना चाहूँगा वो पहली विशेषता रहेगी, पहली विशेषता रहेगी, एक नंबर डाल के मैं लिख सकता हूँ, लोहे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग, लोहे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता था, ठीक है। लोहे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता था। अब इसके साक्ष्य जो हमें मिलते हैं लोहे के, प्यारे विद्यार्थियों, वो मिलते हैं नायकुंड, जो नायकुंड है ना, नायकुंड है महाराष्ट्र का, वहां से मिलते हैं। नायकुंड याद आ रहा है, एग्जैक्टली नायकुंड ही है, आप चिंता फ्री रहें। कौन सा स्थल था नायकुंड, में यहाँ पे लिखना चाहूँगा नायकुंड महाराष्ट्र, ठीक है। नायकुंड महाराष्ट्र, मैंने MH लिखा है, आप समझ जाना, महाराष्ट्र है, ठीक है। देखो नायकुंड महाराष्ट्र से हमें क्या मिला है, लोहे की बूटी से बना हुआ एक बैल मिला है ना। क्या मिला है, सॉरी, लोहे की बूटी से बना हुआ एक बैल मिला, है ना। लोहे की बूटी से बना हुआ एक बैल कहाँ से मिला है, नायकुंड महाराष्ट्र से मिला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं विद्यार्थियों, इसके अलावा हमें यहाँ से जो मिले हैं उसमें मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, एक तो तलवार मिली है ना, तलवार मिली है, त्रिशूल मिली है, तलवार, त्रिशूल, भाला, है ना, तीर, तलवार, त्रिशूल, भाला, तीर आदि लोहे के मिले हैं। ये सारे किसके बने थे, लोहे के, है ना। तलवार, त्रिशूल, भाला, तीर आदि लोहे के, लोहे की सामग्री मिली है, आदि लोहे की सामग्री मिली है, ठीक है, लोहे की सामग्री मिली, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये दो बातें इसमें नायकुंड में आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है ना, नायकुंड में, ठीक है। इसके अलावा एक स्थल और मैं लिखना चाहूँगा, महुरझारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल है ये महुरझारी, आप इसको विशेष रूप से याद रखें। महुरझारी जो है विद्यार्थियों, ये हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और क्या इसकी इम्पोर्टेंट विशेषता है महुरझारी की, तो ये आप याद रखें, महुरझारी को आप विशेष रूप से याद रखें कि इसकी विशेषता है कि यहाँ से इस्पात, है ना, इस्पात कहें या स्टील कहें, है ना, स्टील, इस्पात शायद ठीक ही लिखा होगा मैंने, आप देख लेना अपने स्तर पे। स्टील की कुल्हाड़ी मिली है ना, स्टील की कुल्हाड़ी मिली है ना, क्या मिली है, स्टील की कुल्हाड़ी मिली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना इसको, विशेष रूप से ध्यान रखना।
स्टील की कुल्हाड़ी या इस्पात की जो है कुल्हाड़ी मिली है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं यहाँ पे तो हमको मिल जाता है यहाँ से घोड़े का कंकाल मिला है ना, घोड़े का कंकाल मिला, घोड़े का कंकाल मिला जिसके शव पर है ना, जिसके शव पर घाव के निशान हैं, घाव के निशान हैं, जिसके शव पर घाव के निशान हैं। ठीक है, घोड़े का कंकाल मिला है जिसके शव पर घाव के निशान हैं। यहाँ से कुछ अन्य शव भी मिले हैं, यहाँ से कुछ अन्य शव भी मिले हैं जिन पर भी घाव के निशान हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ अन्य शव भी मिले, कुछ अन्य शव भी मिले जिन पर घाव के निशान, जिन पर घाव के निशान हैं। ठीक है, जिन पर घाव के निशान हैं। और ये जो घाव के निशान हैं वो किस चीज की निशानी है या किस चीज को बयां कर रहे हैं कि संभवतः यहाँ पे युद्ध हुआ होगा, है ना, संभवतः यहाँ पर युद्ध हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ये युद्ध की निशानी या साक्ष्य, है ना, नजर आते हैं, नजर आते हैं। ठीक है, ये क्या नजर आते हैं? युद्ध की निशानी या युद्ध के साक्ष्य नजर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये लोहे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग ये लोग करते थे, इसके बारे में हमने ये जानकारी यहाँ पे जुटाई है। स्टील भी है। ठीक है, इस प्रकार से ये बात हो जाती है यहाँ पे। दूसरी विशेषता विद्यार्थियों इसकी क्या है? मैं रेड पेन से लिखूंगा, थोड़ा ब्लैक पेन हल्का कम चल रहा है ना, तो रेड आपको अच्छे से दिख जाएगा, इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। इसकी दूसरी विशेषता, और दूसरी विशेषता जो है इसकी विद्यार्थियों वो ये है कि यहाँ से जो कब्रें मिली हैं वो ऊंचाई पर मिली है ना। यहाँ से प्राप्त कब्रें ऊंचाई पर मिली हैं, ऊंचाई पर मिली हैं। यहाँ से प्राप्त कब्रें ऊंचाई पर मिली हैं, एक ये विशेषता हो गई। सॉरी, आज गला बैठा पड़ा है, आवाज आ नहीं रही है ना। सॉरी। तीसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जबरदस्ती बोल रहा हूँ, बस आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे, वरना ये कहेंगे कि बस छोड़ गए शायद, है ना। क्या करें, लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी ली है तो फिर उसको निभाना भी पड़ेगा, है ना। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि आवासीय घर जो थे वो समतल जगह पर बनाए जाते थे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आवासीय घर समतल क्षेत्रों में बनाए जाते थे, है ना, समतल क्षेत्रों में बनाए जाते थे, जो कि लकड़ी के बने होते थे, जो कि लकड़ी के बने होते थे, जो कि लकड़ी के बने होते थे। ठीक है विद्यार्थियों, आवासीय क्षेत्रों में जो आवासीय घर जो थे वो समतल क्षेत्रों में बनाए जाते थे, और ये जो कब्रें थी वो ऊंचाई पर बनाई जाती थी, घर लकड़ी के बनाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो संस्कृति थी महापाषाणिक संस्कृति,
वो जो व्यापारिक मार्ग थे उसके किनारों पर बसी हुई थी, है ना। तो मैं यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखूंगा कि यह संस्कृति व्यापारिक मार्गों पर बसी थी। यह संस्कृति व्यापारिक मार्गों पर बसी थी। ठीक है, ये भी इसकी काफी अच्छी विशेषता है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो व्यापारिक मार्गों पर बसी थी। इसके अलावा हम बात करें पशुपालन और कृषि से ये परिचित थे, है ना। तो मैं यहाँ पे अगला पॉइंट लिखूंगा कि पशुपालन मत्स्य पालन भी ये करते थे, मत्स्यन, है ना। वे आखेटन भी ये करते थे, है ना। आखेटन मतलब शिकार करने भी जाते थे। आखेटन से परिचित थे। ठीक है, ये काफी अच्छी विशेषता है ना। और इसके अलावा ये खेती भी करते थे, है ना, कृषि करते थे, जिसमें हमको जो है रागी, जौ, गन्ना और चावल के साक्ष्य यहाँ से मिल रहे हैं ना। तो हम लिख सकते हैं रागी। देखो, रागी की खेती तो प्राचीन दक्षिण भारत में ही प्रारंभ हुई थी, है ना। रागी है, जौ है, गन्ना है ना। इसके अलावा चावल है, आदि की खेती करते थे, आदि की खेती की जाती थी। ठीक है, आदि की खेती की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एक बात और लिख सकता हूँ कि यहाँ से काले व लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, है ना। एक ये भी विशेषता है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 7वें नंबर पे काले व लाल रंग के मृदभांड, काले व लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं। ठीक है, काले व लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, काले व लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ से जो हमें कब्रें प्राप्त होती हैं वो 3 प्रकार की कब्रें प्राप्त होती हैं, जिन्हें खोजने का काम वी.डी. कृष्णास्वामी ने किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा वी.डी. कृष्णास्वामी ने यहाँ पर 3 प्रकार की कब्रें खोजी थी, है ना। उन्होंने तो कब्रें खोजी थी वी.डी. कृष्णास्वामी ने, लेकिन विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इन कब्रों को विशेष रूप से 3 पार्टों में बांटा है ना। इस प्रकार से कुछ आप समझें। तो मैं यहाँ पे 8वें पॉइंट के रूप में लिखना चाहूँगा डी है ये ना। चलो मैं और स्पष्ट लिख देता हूँ, वी.डी. कृष्णास्वामी ने यहाँ कब्रों की खोज की थी, है ना। कब्रों की खोज की थी, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है ना। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, मैं इन 3 भागों को यहाँ पर लिखना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ी जगह है, नीचे थोड़ी लिखने में दिक्कतें आती हैं, क्या पता अक्सर भी कट जाएं। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो कब्रें मिली हैं उनको मैं यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों लिखने का प्रयास करता हूँ। 3 प्रकार की कब्रें कौन कौन सी हैं, देखिए ये मैं थोड़ा सा कैसे बना देता हूँ। 3 प्रकार की कब्रें, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 प्रकार की कब्रें, 3 प्रकार की कब्रें, 3 प्रकार की कब्रें। इसमें आएंगे
एक नंबर पे मैं लिखना चाहूंगा कक्षयुक्त कब्र से जुड़े महापाषाण। कक्षयुक्त कब्र से जुड़े महापाषाण। जहां से ये महापाषाण मिले हैं ना, उन्हीं को बस कब्र मान लिया इन्होंने, तो या कब्र हो या नहीं हो, लेकिन यदि कक्ष युक्त कब्र से जुड़े हैं तो उनका एक अलग नाम है, अलग कैटेगरी रखी है ना। कक्ष विहीन कब्र है ना, तो वो भी एक महापाषाण है। और एक तो कब्र ही नहीं मिली, केवल बड़े बड़े पत्थर ही मिले, उनको भी है जो इन्होंने एक प्रकार की कब्र मान लिया, केवल महापाषाण को, है ना। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है विद्यार्थियों, वो है ऐसे महापाषाण जिनमें कब्र ही नहीं थी, है ना, अर्थात कब्र विहीन महापाषाण में यहाँ पे लिख सकता हूं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कब्र विहीन महापाषाण, ठीक है, कब्र विहीन महापाषाण, ठीक है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से मैंने इसको 3 पार्टों में बांट दिया है, और इन तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को मैं यहीं एंड ऑफ करता हूं। थोड़ा गला बैठा हुआ है, बस आपको बस आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे इसलिए मैं ये क्लास लेके आया था, वरना आज थोड़ा स्किप भी कर सकता था, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सोचा चलो कंसिस्टेंसी के साथ क्लास देंगे तो ही हमारा जो है पाठ्यक्रम समय रहते पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो कोई ना, मैंने आज का काम कर दिया है, आप इसको अच्छे से उतारें और बेहतरीन तरीके से इसको तैयार करें। तब तक हम कल जो हम है इसकी पूरी विशेषताएं कर लेंगे, इनकी क्या विशेषताएं हैं, और इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो लगभग लिख चुके हम। इस काल की प्रमुख विशेषताओं में ये बात आ जाएगी तो इसकी पूरी विशेषताएं हो जाएंगी, और फिर हम इसका प्रसार क्षेत्र है छोटा सा है, तो हम कल में इसको पूरा कर देंगे। और परसों जो हमारी क्लास होगी वो हड़प्पा सभ्यता की होगी, ठीक है। तो आप तब तक इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयार करें और अगली क्लास का इंतजार करें, ठीक है। अच्छा लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब और कर देना, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा लगे तो कर देना। आपको लगता है कि वास्तव में मेहनत की जा रही है तो, और आपको ये भी लगता है कि ये चैनल किसी और का नहीं हमारा खुद का चैनल है, तो आप कर देना, ठीक है। शेयर भी करना। मैं देखता हूँ कल देखिए कितने हैं जो अपने सब्सक्राइबर और वो बढ़ते हैं, कितने व्यूज़ वगैरह आते हैं ना, कल देखते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।